हेलो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे चलते हैं और अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द कर्व passing through 1, 2 for which midpoint of length of tangent is bisected at its point of intersection with y एक्सिस। मतलब क्वेश्चन उसने क्या बोला कि एक कर्व है जो 1, 2 से पास कर रहा है एंड जिसके लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो उस पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है टेंजेंट का, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस। मतलब वो जो टेंजेंट वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा वही पॉइंट उसका मिड पॉइंट भी है लेंथ ऑफ टेंजेंट का। तो मतलब डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। पहले तो हमने ऐसे टेंजेंट बना लिया और जो कर्व है वो कुछ ऐसे है मान लिया। मतलब वो तो रफ डायग्राम चाहिए, एग्जैक्ट डायग्राम तो चाहिए भी नहीं। वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, ये मान लिया पॉइंट पी है, पी टी टेंजेंट है, तो यही लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, वही इसका मिड पॉइंट भी है। तब हमें ऐसे इस कर्व की इक्वेशन बताना है। तो कोई बात नहीं, हमने जनरल पॉइंट क्या लेंगे इस पे, x, y, और टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लेट टेंजेंट इज ड्रॉन एट ए पॉइंट P that is x, y on the curve। तो टेंजेंट एट P का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y माइनस वाई बराबर dy बाई डी एक्स कैपिटल x माइनस एक्स। इसमें y को जीरो रख के, सॉरी, इसमें कैपिटल Y को जीरो रख के हम t के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो वो t के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर मैंने कैपिटल Y को जीरो रखा, y डैश इधर ले आए, तो x माइनस वाई अपॉन वाई डैश कॉमा 0। ठीक है। नाउ a के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी 0, वैसे हमें x कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी अगर x को 0 रखा तो y माइनस एक्स वाई डैश ये आएगा। ठीक है। एंड a इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड T। मतलब a बराबर P प्लस T बाई 2 होगा। अच्छा, ऐसे अगर ये 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में हैं तो अगर x कोऑर्डिनेट P और T के x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट ये आ जाए तो y कोऑर्डिनेट का अपने आप आ जाएगा। अगर मेरे को ये दिख रहा है कि ये तीनों एक ही लाइन में है तो अगर हम x कोऑर्डिनेट की तरफ से लिखें, अगर x कोऑर्डिनेट की तरफ से लिखें तो a का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, इज इक्वल्स टू P का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, वो x है, प्लस T का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, वो ये है, x माइनस वाई अपॉन वाई डैश अपॉन 2। ये इक्वेशन हो गया। 2 तो उधर 0 में चला गया, दिस विल बी 2x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन वाई डैश।
तो दिस विल बी 2 dy अपॉन वाई, इसको लिखिए dy बाई डी एक्स, तो dx ऊपर आ जाएगा, dy को इधर ले गए, y को इधर ले गए, x को इधर ले आए, और dx अपॉन एक्स ये आ जाएगा। तो 2 dy अपॉन वाई बराबर dx अपॉन एक्स। अगर इसको इंटीग्रेट किया तो आ जाएगा 2 ln y बराबर ln x प्लस सी। ln x प्लस सी को लिख सकते हैं ln k, और दिस इज़ ln x k, और ये हो गया ln y स्क्वायर। लॉग हटा दिया तो आ जाएगा y स्क्वायर बराबर x टाइम्स k। अब k निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि इट पासिस थ्रू 1,2, तो 1,2 सेटिस्फाई करा दिया, तो y की जगह 2 रखा 4, x की जगह 1 रखा तो k, तो k बराबर 4 आ गया, और इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सीधा सीधा दे नहीं रखा है, बट उसका हम इक्वेशन मतलब लैंग्वेज में लिखा है, उसको हमें मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन किया हमने। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 विच सेज फाइंड कर्व फॉर विच area bounded by the curve coordinate axes and a variable ordinate is equals to the length of corresponding arc in first quadrant. Also, given that curve passes through 0,1. Solution मतलब उसने क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चली, ऐसे कोई कर्व है और 0,1 से पास कराए तो ऑफ कोर्स 0,1 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सेस ये हो गया, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस ये प्लूरल लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों हैं। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट वेरिएबल पॉइंट लिया पी एक्स कॉमा वाई, तो देखो ये वाला इसके ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी होता है और ये लाइन सेगमेंट भी हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो उसने क्या बोला है कि ये वाला जो एरिया है दिस इज इक्वल्स टू ये आर्क लेंथ, जो भी करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसके बराबर है। तो मान लिया ये क्यू है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ओ क्यू पी ए बराबर ए पी आर्क लेंथ, दैट विल इम्प्लाई ये वाला एरिया कितना हो जाएगा वाई डी एक्स, तो मतलब 0 से लेके x तक, और वाई डी एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला है इफ़ यू रिमेंबर वो हमने ऐसे लगाया था, √1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया। y ऑफ कोर्स अननोन है, y डैश अननोन है, तो y तो मेरे को निकालना ही है, तो इंटीग्रेशन तो किया नहीं जा सकता, तो इसलिए
इंटीग्रेशन को हटाने के लिए हमने डिफरेंशिएशन किया, तो इधर आ जाएगा y. दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर. यहाँ से हम निकाल सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, दैट मीन्स वाई डैश बराबर प्लस माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. अब देखो वैसे तो हम डी वाई बाई डी एक्स अगर ऐसे लिखा है प्लस माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, तो एक तो हम ये करेंगे कि अगर y इज इक्वल्स टू 1 है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 0. ठीक है. बेसिकली इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. अगर y इज इक्वल्स टू 1 है, y इज इक्वल्स टू 1 मतलब अगर हम लाइन y इज इक्वल्स टू 1 की बात करें, ठीक है, तो ये ऑफकोर्स 0,1 से भी पास कर रहा है. यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, अगर ये x है तो एरिया बराबर 1 इंटू एक्स बराबर x और आर्क लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक वो भी x के बराबर हो जाएगा. तो उसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल्स टू 1 इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस. y इज इक्वल्स टू 1 इज ऑल्सो ए कर्व. तो एक सोल्यूशन तो वो हो गया. दूसरा क्या है, इफ़ y इज़ नॉट आइडेंटिकली 1. देखो अगर मैंने बोला कि ये फंक्शन आइडेंटिकली 1 है, इस बात का मतलब क्या है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द फंक्शन y इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे बना रखा है हमने. अगर हमने बोला कि दिस कर्व इज़ नॉट आइडेंटिकली 1, तो उसका मतलब क्या है, उसका कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू तो 1 हो सकता है बट वो y बराबर 1 लाइन नहीं है. तो जैसे sin x हो गया, sin x का वैल्यू 1 आ सकता है बिल्कुल, अगर x बराबर π/2 रखेंगे तो 1 आ सकता है, बट दैट इज़ नॉट आइडेंटिकली 1. वो ऐसा नहीं कि हर जगह 1 ही है. ठीक है. तो अगर फंक्शन आइडेंटिकली 1 नहीं है तो फिर हम इसको ऐसे ले जा सकते हैं, इधर उधर करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए y वाला फंक्शन y के साथ होना चाहिए, dy के साथ होना चाहिए. तो फिर तो ये वेरिएबल सेपरेबल की तरह ट्रीट हो जाएगा. तो केस 2, इफ़ y इज़ नॉट आइडेंटिकली 1 तो dy बाई डी एक्स बराबर प्लस माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस 1. dy बराबर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस डी एक्स. अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा ln y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस सी, या फिर y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस एक्स प्लस सी. अब ई रेज़ टू पावर सी इंटू ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस एक्स, ई रेज़ टू पावर सी को हमने फिर के बोल दिया, वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर के टाइम्स ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस एक्स. अगर दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल ले लें 1/k टाइम्स, अच्छा उससे पहले क्या कर लेते हैं, इस k की वैल्यू निकाल सकते हैं. 0,1 से पास करें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, k टाइम्स ई रेज़ टू पावर 0 इज़ 1. तो दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू कितनी आ गई 1. k बराबर 1 वापस इसमें रखा तो y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस एक्स. ठीक है. अगर रेसिप्रोकल लिया तो ये आ जाएगा इतना और ये माइनस प्लस हो जाएगा. इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो y बराबर हो जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाई 2. देखो यहाँ प्लस लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस लिया तो यहाँ प्लस आएगा, दोनों जगह से यही फंक्शन आएगा. तो एक फंक्शन तो ये हो गया और एक फंक्शन हमारा y बराबर 1 था ही, तो एक तो ये आंसर हो गया और दूसरा ये आंसर हो गया y बराबर 1. देयर आर 2 सच फंक्शंस. वैसे देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने क्या किया, इसको इधर ले आते समय हमने इस तरह का कोई ध्यान नहीं रखा कि अगर y आइडेंटिकली 1 हो गया तो क्या होगा, बट हमें थियोरेटिकली ध्यान रखना चाहिए. किसी भी चीज़ से अगर डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो आइडेंटिकली 0 हो जाए, मतलब ये पूरा आइडेंटिकली 0 हो जाए, मतलब y बराबर प्लस माइनस 1 हो जाए,
y बराबर प्लस माइनस वन में मैंने केवल वन इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि अगर हमने y बराबर माइनस वन स्ट्रेट लाइन लिया तो वो तो नीचे से पास करेगा ऐसे, ठीक है। मतलब यहाँ से हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि y बराबर माइनस वन, तो इट विल नॉट पास थ्रू 0,1 हैंस रिजेक्टेड। ये जब आइडेंटिकली जीरो है। क्वेश्चन में यूजली, वैसे तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस टर्म को हम नीचे ले जा रहे हैं वो अगर आइडेंटिकली जीरो हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन में वो इस तरह की चीज़ें लिख के देगा कि y इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन या y इज़ नॉट आइडेंटिकली वन, तो फिर ये वाली चीज़ें रिजेक्ट हो जाएंगी मैक्सिमम केसेस में, बट थियोरेटिकली तो हमें ये लेना ही चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कर्व फॉर विच subnormal is equal to the summation of coordinates। तो ये मतलब क्वेश्चन ये लैंग्वेज वाला है बट इट इज़ वेरी सिंपल। सब नॉर्मल इज इक्वल्स टू, गिवन क्या है, सब नॉर्मल इज इक्वल्स टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सब नॉर्मल होता है वाई वाई डैश और कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स प्लस वाई। ये हो गया। अब ये इक्वेशन तो बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई। ये तो होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। और ऊपर नीचे अगर हम x से डिवाइड कर दें तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमने होमोजीनियस में शॉर्टकट बोला था कि अगर y बाई एक्स बराबर t आ जाए तो dx अपॉन x लिखो बराबर dt अपॉन माइनस टी, और यहाँ पे राइट हैंड साइड रिप्लेस्ड विद t, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी अपॉन टी, ये हो जाएगा। तो दिस विल बी t न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में हो गया 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, इसका तो ऑफ कोर्स आ जाएगा ln x, और ये हो गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका, वो होगा 1 माइनस टू टी, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया माइनस हाफ से, तो यहाँ से t एडजस्ट हो गया, माइनस हाफ एक्स्ट्रा आया, उसको नलीफाई करने के लिए प्लस हाफ 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर डी टी बराबर माइनस हाफ, ये f नीचे है f डैश ऊपर है, तो ये इंटीग्रेशन तो ln f हो जाएगा, तो दैट विल बी ln 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर, ये तो अलग कर दिया, प्लस हाफ ऑफ ये जो दूसरा बचा हुआ है इसमें माइनस कॉमन ले लिया और डी टी अपॉन टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा माइनस 5/4। सो दिस इम्प्लाइज ln x बराबर माइनस हाफ ln मॉड ऑफ 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ 1 अपॉन 2 रूट 5/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला,
तो ln t माइनस हाफ माइनस √5/2 अपॉन t माइनस हाफ प्लस √5/2 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द कर्व for which ratio of subnormal to the sum of coordinates is equals to that of ordinate and abscissa. तो फिर सॉल्यूशन. फाइंड द कर्व फॉर विच रेशियो ऑफ सबनॉर्मल, मतलब सबनॉर्मल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दैट ऑफ ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, उन दोनों के रेशियो के बराबर है. तो अगेन वेरी सिंपल, ये हो जाएगा वाई वाई डैश अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर वाई अपॉन एक्स. एक वाई कैंसिल कर दिया. दिस इम्प्लाइज वाई डैश बराबर 1 प्लस वाई बाई एक्स. तो ये फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. वाई बाई एक्स को अगर हमने टी रखा तो याद आएगा डी एक्स अपॉन एक्स डी टी अपॉन 1 प्लस टी माइनस टी. ये कैंसिल हो गया तो आ गया ln x बराबर t प्लस सी. तो ये आ गया ln x बराबर y बाई एक्स प्लस सी. यही आंसर हो गया. ठीक है. अब देखो इसमें हमने y बराबर 0 कट किया है वैसे, तो मोस्ट वाली वो क्वेश्चन में खुद लिख के देगा कि y इज़ नॉट 0. ठीक है. अदरवाइज y इज इक्वल टू 0 कैन ऑल्सो बी ए सोल्यूशन. बट अगर y इज इक्वल टू 0 लिखोगे देन यू विल बी एबल टू सी कि y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस में फिर सब नॉर्मल वगैरह कैसे डिफाइन करेंगे, वो कुछ भी चीज़ प्रॉपरली डिफाइन होगा ही नहीं. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन 5 विच सेज if the area bounded by the curve between and x-axis between x is equals to alpha and x is equals to x is equals to the ratio of cube of ordinate to abscissa
then find the curve. Solution, मतलब इसे क्या बोला है, इफ़ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, मतलब और ये है गिवन कर्व लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ताकि हमें मॉड वॉड ना लगाना पड़े। उसने बोला कि इफ़ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा, एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा एंड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब ये वाला। तो इस एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, एल्फा से लेके एक्स तक वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट का क्यूब का रेशियो टू द एब्सीसा एक्स, ये गिवन है बस। तो बेसिकली लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें जो भी लैंग्वेज है, तो काफ़ी बच्चों को लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत होगी कि एग्जैक्टली ये बोल क्या रहा है, तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड स्लोली। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन, इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपर लिमिट का डेरिवेटिव x1 आ गया, फिर y को हम fx की तरह देखेंगे, तो fx में x की जगह x रखा तो वो y ही रहेगा, इज इक्वल्स टू इधर डेरिवेटिव आ जाएगा 3y² y डैश टाइम्स x माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो y³ एज इट इज़ रहा डिवाइडेड बाई x²। तो पूरे में से एक y कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। उसने वैसे ही बोला कर्व अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो y 0 नहीं होगा, तो हमने y कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से y कैंसिल हो गया, तो हो गया x² प्लस y² बराबर 3y डैश xy। हाँ, तो फिर यहाँ से अल्टीमेटली y डैश कितना आ जाएगा, x² प्लस y² अपॉन 3xy। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं y बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 3y/x, ठीक है। इसमें अगर हमने y/x को t रख दिया, फिर वही अपना शॉर्टकट dx अपॉन एक्स dt अपॉन माइनस टी, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस t² अपॉन 3t। एलसीएम लिया तो दिस विल बी 3t ऊपर आएगा और 1 माइनस 2t² dt। इसके आगे देखो सिंपल इंटीग्रेशन है, इस t² का डेरिवेटिव ऊपर t आ रहा है, तो दोनों तरफ आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, यहाँ से यूल गेट रिक्वायर्ड आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कर्व फॉर विच angle formed by x-axis by tangent with x-axis is twice the angle formed by polar radius of the point with x-axis। सॉल्यूशन, मतलब उसने क्या बोला है कि मान लिया एक कर्व कुछ ऐसे है,
उसके ऊपर हमने एक जनरल पॉइंट लिया P से, दैट इज़ x, y। इस पे जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट इज ट्वाइस द एंगल फाउंड बाय पोलर रेडियस। पोलर रेडियस का मतलब क्या है कि इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो रेडियस आ रहा है, तो इस पॉइंट को हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा है। ठीक है, अगर ये टेंजेंट है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, बेसिकली tan 2 थीटा, एंड वैसे हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर कोई पॉइंट P ऐसे दे रखा है, ये पॉइंट P है, तो ये x है, ये y है, तो अगर ये थीटा हो गया तो tan थीटा विल बी y बाई एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, tan थीटा की वैल्यू, अच्छा tan थीटा इज नॉट टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट तो हमने 2 थीटा बोला है कि एंगल बना रहा है, तो tan 2 थीटा आएगा, तो tan थीटा की वैल्यू तो हो जाएगी y बाई एक्स, एंड tan 2 थीटा वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से निकाल लिया हमने dy बाई डी एक्स बराबर, इसको लिख लिया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू यहाँ से रख दिया, तो दिस विल बी dy बाई डी एक्स बराबर 2y बाई एक्स अपॉन 1 माइनस y बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, y बाई एक्स की जगह t रखा, तो dx अपॉन एक्स बराबर dt अपॉन माइनस टी, इसमें y बाई एक्स की जगह t रखा तो क्या आ जाएगा 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। सो दिस विल इम्प्लाई dx अपॉन एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर चला गया, dt अपॉन दोनों जगह से t कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 1 1 और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये देख के हमें क्या चीज़ क्लिक होना चाहिए, अगर इसमें से मैं एक t बाहर निकाल लूँ तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, उसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो बहुत आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, दिस विल बी डी एक्स अपॉन एक्स बराबर, इसमें से एक टी निकाला, टी स्क्वायर को ऊपर ले गए, तो 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी अपॉन टी प्लस 1 बाई टी। इसको अगर इंटीग्रेट किया तो एक तो आ जाएगा ln x बराबर माइनस ln टी प्लस 1 बाई टी प्लस सी। इसको पलट लिया तो नीचे अगर f है तो ऊपर f डैश लिखा है। ठीक है, इसको इधर ले आए तो ln a प्लस ln a भी हो जाएगा, लॉग हटा दिया तो x टाइम्स t हो गया y बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई बराबर c1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमने पूरा कर्व ही निकाल के दिखा दिया। 5 क्वेश्चन नंबर 6, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कर्व such that any ray traveling in the direction of negative x-axis passes through
origin after reflection from the कर्व। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर कोई भी रे आ रहा है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो कर्व से रिफ्लेक्ट होकर हमेशा ओरिजिन से पास कर रहा है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो हम तो ऐसे कर सकते हैं कि मतलब हमने उल्टा ट्रेस किया, तो मान लिया ये टेंजेंट है, तो ये नॉर्मल होगा, तो कर्व मान लिया कुछ ऐसे। ठीक है, कर्व अगर ऐसे है तो एक ये रे आया और वो ऐसे ओरिजिन से पास कर रहा है। इस पॉइंट को P मान लिया, ये 90 डिग्री है, ये टेंजेंट है एंड दिस इज नॉर्मल। ठीक है, अच्छा इस लाइन को अगर हम और ऐसे आगे बढ़ा दें और इसको ऐसे बढ़ा दें, तो तुम ऐसे देखो, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये भी लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो अगर इधर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, फिर अगेन ये 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा, तो इधर भी थीटा बचेगा, क्योंकि अगेन टेंजेंट एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर है। इधर थीटा बचेगा तो इधर भी थीटा आएगा, क्योंकि ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये भी हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से तो इक्वल एंगल बनाएगा, ये वाला फंडा यूज़ करके। ठीक है, तो अब देखो हम क्या क्या कर सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये पूरी एक ही लाइन है, ये 2 थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा हमने टेंजेंट के साथ एंगल लिया है, तो इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी tan थीटा एंड दैट इज नथिंग बट y डैश। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, स्लोप मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस बार स्लोप हो गया tan थीटा दैट इज dy बाई डी एक्स, एंड ये इसकी पोलर रेडियस हो गया, या इसको रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं। ये रेडियस वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 2 थीटा, तो 2 थीटा वाई बाई एक्स हो जाएगा, मतलब 2 थीटा नहीं, tan 2 थीटा विल बी वाई बाई एक्स। तो अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया था पहले, उससे उल्टा हो गया, इसमें tan थीटा वाई बाई एक्स है, tan 2 थीटा इतना है, इस बार इसमें उल्टा हो गया, tan थीटा डी वाई बाई डी एक्स है और ये इतना है। तो इसको लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर y बाई एक्स। सो दिस विल बी 2 वाई डैश अपॉन 1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर बराबर y बाई एक्स। सो दैट विल बी 1 माइनस वाई डैश को इधर ले आए तो ये हो जाएगा y बाई एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2 वाई डैश माइनस वाई बाई एक्स बराबर 0। तो ये y डैश में क्वाड्रेटिक है, तो y डैश में क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व किया इसको। तो y डैश में अगर क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व किया तो इट विल बी माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 2y बाई एक्स। तो ये 2 2 और ये दोनों 4 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इट विल बी -1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई बाई एक्स। तो फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया।
किया इसको सॉल्व, क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई बाई एक्स। हाँ, तो y बाई एक्स को अगर t रखा तो ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स बराबर dt अपॉन -1 प्लस माइनस √1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस टी। क्वेश्चन देखो ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए आई विल सॉल्व इट कम्प्लीटली। तो dx अपॉन एक्स, t ऊपर आ गया, dt अपॉन -1 प्लस माइनस √1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर। तो अब इन दोनों को मिलाया तो ये हो जाएगा टी डी टी अपॉन -1 प्लस टी स्क्वायर हो गया प्लस माइनस √1 प्लस टी स्क्वायर। इन दोनों में से रूट कॉमन ले लिया तो t अपॉन √1 प्लस टी स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -√1 प्लस टी स्क्वायर एंड प्लस -1 डी टी। √1 प्लस टी स्क्वायर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ये आ जाएगा, मतलब एक माइनस और आएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा है। तो अगर हमने इंटीग्रेट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा x, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा t अपॉन √1 प्लस टी स्क्वायर डी टी अपॉन -√1 प्लस टी स्क्वायर प्लस -1। तो अगर ये f है तो ये पूरा -f डैश हो जाएगा, तो इसको तो छोड़ दिया, -ln मॉड -√1 प्लस टी स्क्वायर प्लस -1 ऐसे आएगा, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो प्लस सी इधर जोड़ लिया, या प्लस सी इधर कर ली, इस लॉग को इधर ले आए, सॉरी ये भी ln x होगा, इस लॉग को इधर ले आए, ln a प्लस ln b मिलके एक ही ln के अंदर आ जाएगा x इंटू बराबर सी, मतलब रूट के अंदर से माइनस हटा दिया, सॉरी मॉड के अंदर माइनस हटा दिया, और ये प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस का मतलब क्या कि दो टर्म्स लिखे हो, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो उसको प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, एक ही बात है। तो ये आ गया, दिस विल बी लॉग हटा दिया तो x यहाँ से आ जाएगा √1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस -1 इज इक्वल्स टू सम ई रेज टू पर सी, लॉग हटाया तो ई रेज टू पर सी, उसको के लिख दिया। तो और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये आ जाएगा √x² प्लस y² प्लस माइनस x। तो यहाँ से नीचे जो x आएगा ये x कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा। इसमें अगर तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो, x को उधर ले जाओ और फिर स्क्वायरिंग कर दिया तो x² प्लस y² बराबर k प्लस माइनस x का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी k² प्लस x² प्लस 2k प्लस माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो y² बराबर k² प्लस माइनस 2kx, इस तरह की चीज़ होगी। तो दिस इज़ ए पैराबोला। अगर कोनिक पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पैराबोला इज बेसिकली लोकस ऑफ ए पॉइंट, नहीं लोकस ऑफ ए पॉइंट तो छोड़ो, पैराबोला में अगर हमने उसकी एक्सिस के पैरेलल जितना भी रे भेजा वो पैराबोला से रिफ्लेक्ट होके हमेशा फोकस से पास करेगा। तो यहाँ पे ओरिजिन उस फोकस का काम कर रहा है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मतलब ये पैराबोला है, इससे इस क्वेश्चन के सॉल्व करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाउ मेनी क्वेश्चन 7। अब आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8. Find the curve for which initial ordinate of any tangent is less than abscissa of point of tangency by 2 units. सबसे पहले इनिशियल ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन. तो ये हमने एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में बोला होगा. इनिशियल ऑर्डिनेट मीन्स y इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट. ये हो गया. तो उसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट हमने P ले लिया, कोई भी x, y. ये मान लिया A पॉइंट है, ये ऑफ कोर्स टेंजेंट है, ये T है. तो PT का इक्वेशन कितना हो जाएगा? y माइनस वाई बराबर y डैश कैपिटल x माइनस एक्स. A के लिए हम क्या करेंगे? x को 0 रखा, तो x को 0 रखा तो y का वैल्यू आ जाएगा इतना. तो दिस इम्प्लाइज इनिशियल ऑर्डिनेट बराबर y माइनस एक्स वाई डैश. अब क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्या बोला है? इनिशियल ऑर्डिनेट इज लेस देन एब्सिसा ऑफ द पॉइंट. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एब्सिसा माइनस इनिशियल ऑर्डिनेट बराबर 2. सो दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई माइनस एक्स वाई डैश बराबर 2. तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स वाई डैश माइनस वाई बराबर 2 माइनस एक्स. और दिस इज वाई डैश माइनस वाई बाई एक्स बराबर 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स. ये तो क्या हो गया? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अगर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का है क्या वैसे? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 1 बाई एक्स का इंटीग्रल, तो दैट विल बी 1 बाई एक्स ओनली. तो उससे अगर मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स. तो यहाँ से आ जाएगा y बाई एक्स बराबर, पहला टर्म कितना हो गया? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन माइनस 2 अपॉन एक्स. और दूसरा टर्म हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन माइनस एल एन मॉड एक्स प्लस सी. यही आंसर हो गया. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8.
Question number 9. Find the curve if product of initial ordinate and abscissa is constant for any point. तो solution according to question, इनिशियल ऑर्डिनेट इनटू एक्स बराबर कांस्टेंट बराबर के से। इनिशियल ऑर्डिनेट अभी हमने निकाला है, कितना होता है y माइनस एक्स वाई डैश, तो y माइनस एक्स वाई डैश इंटू एक्स बराबर के। तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो x को उधर ले गए तो y माइनस एक्स वाई डैश बराबर के बाई एक्स, माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया तो y डैश माइनस वाई बाई एक्स बराबर माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही आएगा 1 अपॉन एक्स, उससे मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा y बाई एक्स बराबर राइट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस के अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा y बाई एक्स बराबर के अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सी। यही आंसर आ गया। दिस विल बी द आंसर। This was question number 9. Question number 10. Let a cone is filled with water and water evaporates from it at the rate directly proportional to the surface area exposed to the surroundings. Where proportionality constant is 2 meter per second. Find the height
of the water column in the right circular cone as a function of time given initially height of water column is 100 meter and semi vertical angle is 60 डिग्री। उसने क्या बोला कि ऐसे एक कोन है और ये वाला एंगल मान लिया 60 डिग्री है और इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये कोन है तो ऑफ कोर्स ये वाटर को तो होल्ड करेगा ही करेगा, तो सराउंडिंग्स के साथ कांटेक्ट में जो सरफेस एरिया आएगा वो ये वाला आएगा। तो हमने क्या किया, किसी भी इंस्टेंट में मान लिया हाइट h है और रेडियस r है, तो इस वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई r स्क्वायर h। एक तो ये हो गया। दूसरा सब कुछ हाइट की बात चल रही है, तो इसी डायग्राम से tan 60 डिग्री बराबर कितना हो गया r/h, तो r बराबर h√3 हो गया। तो सब कुछ हम h के टर्म्स में कर सकते हैं, v बराबर π/3, r बराबर √3h का होल स्क्वायर इंटू h, तो ये हो गया πh3। ये हो गया पहला चीज़। फिर दूसरा उसने क्या बोला है कि वाटर इवेपोरेट्स मतलब dv/dt, और टाइम के साथ कम हो रहा है तो इसलिए -dv/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये सरफेस एरिया, दैट इज़ πr²। ये जो सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद सराउंडिंग्स है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट उसने खुद ही बता दिया कि 2 का है, तो इसलिए इसको 2πr² कर दिया, दैट इज़ 2π, और r की जगह हम क्या रख सकते हैं, h√3 का होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज -dv/dt। तो इसको चलो एक बार तो ऐसे लिख ही लेते हैं, πh³ बराबर राइट हैंड साइड पे कितना हो जाएगा 6πh²। तो दिस इज इक्वल्स टू -π3h² dh/dt इज इक्वल्स टू 6πh²। तो π3h² πh²3, तो dh/dt कितना हो गया -2। इंटीग्रेट कर लिया तो dh बराबर -2 dt। इनिशियली हाइट कितना था 100 मीटर और टाइम t पे मान लिया ht हो गया, टाइम 0 से t, तो ये आ जाएगा ht - 100 बराबर -2t, और ht बराबर 100 - 2t। ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे टाइम किस में रखेंगे, सेकंड्स में, क्योंकि ये सेकंड में दे रखा है, और आंसर जो आएगा वो मीटर्स में आएगा, ठीक है। तो टाइम की डायमेंशन इसमें क्या होगा, सेकंड्स, और आंसर जो आएगा दैट विल बी इन मीटर्स। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, that says if
the population of a country doubles in 50 years. In how many ways? In how many years it will triple under the assumption that rate of increase of population is directly proportional to the number of inhabitants. ठीक है, सोल्यूशन मतलब इसमें क्या बोला कि जितने भी लोग हैं, मतलब जो भी पॉपुलेशन है किसी भी जगह, मान लिया n है, तो उसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट उसी के प्रोपोर्शनल है। तो लेट इनिशियल पॉपुलेशन इज n0 and at time t it is n. Then according to the question dn by dt is directly proportional to n. जितने भी लोग वहाँ पे उस टाइम पे रह रहे हैं उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम बोल सकते हैं dn बाई dt इज इक्वल्स टू सम k टाइम्स है। अब इसको लिख लिया dn अपॉन n बराबर k dt, इंटीग्रेट कर लिया। इनिशियल कंडीशन में इनिशियल पॉपुलेशन n0 था और मान लिया बाद में n हो गया और टाइम 0 से लेके t हो गया dt। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा ln n अपॉन n0 बराबर k टाइम्स t। दैट विल गिव यू n इज इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू पावर kt। अब गिवन क्या है? एक डेटा तो ये गिवन है, गिवन जब t इज इक्वल्स टू 50 ईयर्स है तो जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गया। तो ये रख लेते हैं 2n0 बराबर n0 e रेज़ टू पावर k टाइम्स 50। तो n0 n0 कैंसिल हो गया एंड 2 बराबर क्या हो गया e रेज़ टू पावर k 50 से डिवाइड कर दिया तो e रेज़ टू पावर k कितना हो गया 2 रेज़ टू पावर 1/50। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो n इज इक्वल्स टू n0 इंटू e रेज़ टू पावर k की जगह लिख लिया 2 रेज़ टू पावर 1/50 होल रेज़ टू पावर t। अब उसने बोला कि कितने टाइम बाद पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगा। तो इफ़ n इज इक्वल्स टू 3n0 देन, तो इधर कितना हो जाएगा 3n0 बराबर n0 एंड 2 रेज़ टू पावर t/50। n0 n0 कैंसिल हो गया।
दोनों तरफ हमने log ले लिया 2 के बेस पे, तो ये आ जाएगा log 2 3 इक्वल्स टू t/50, क्योंकि log 2 2 तो 1 हो जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा 50 इंटू log 2 3। तो इतने ईयर्स में जो पॉपुलेशन है दैट विल बी ट्रिपल्ड। इतने टाइम में जो पॉपुलेशन है वो ट्रिपल हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन नंबर 12। लेट अ कंट्री has food deficit of 10% and its population grows alpha% continuously and its food production grows beta% annually, then find after how many years country will be self sufficient। ठीक है, मतलब उसने क्या बोला कि इनिशियली जो फूड डेफिसिट है वो 10% है, उसका मतलब कि जितना रिक्वायरमेंट है उसका 10% कम अवेलेबल है, या उसका 90% अवेलेबल है, जितना भी रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन भी ग्रो कर रहा है ऑफ कोर्स, एंड जो फूड प्रोडक्शन है वो भी ग्रो कर रहा है। फूड प्रोडक्शन का रेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तभी आगे जाके वो क्या करेगा कि वो जो 10% डेफिसिट है उसको ओवरकम करेगा, और फिर कुछ सालों बाद जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा उतना फूड प्रोड्यूस होने लगेगा, उसके बाद फिर ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा। तो मेरे को यही बताना है कि कितने सालों बाद जो रिक्वायरमेंट है उसके बराबर फूड जो है वो प्रोड्यूस होने लगेगा। तो दिस इज़ बेसिकली ओल्ड जेई क्वेश्चंस, मतलब कॉन्सेप्ट यही था। नंबर्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, और इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं जो हम कई सारे कॉन्सेप्ट एक बार समझ सकते हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं, लेट इनिशियल फूड प्रोडक्शन इज F0 and population is P0, and let per person requirement is kg of food। मैं एक बंदे को kg ऑफ फूड्स चाहिए, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फूड प्रोडक्शन ग्रोज β% एनुअली है, मतलब उसने क्या बोला कि अगर अभी फूड प्रोडक्शन कितना है F0, तो एक साल के बाद कितना हो जाएगा F0 प्लस β% जो भी इसका है। तो β% का मतलब क्या है, β/100, तो 1 प्लस β/100 ये एक साल के बाद हो जाएगा। 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, जो भी ये एक साल के बाद हुआ इसका β% और इंक्रीमेंट कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आफ्टर
n years फूड प्रोडक्शन विल बी। अब ये तो 10th वाली चीज़ होगी। देखो एक तो इसने कॉन्टीन्यूसली बोला है, ये अलग हो गया, एक एनुअली बोला है। एनुअली मतलब हर साल कितना एक्स्ट्रा पैदा हुआ ये बताया जा रहा है, कॉन्टीन्यूसली मतलब लगातार चेंज हो रहा है। तो उसमें ये भी समझ में आ जाएगा, जो फूड प्रोडक्शन होगा आफ्टर टी टाइम्स या एन टाइम्स मान लो, वो कितना हो जाएगा ओरिजिनल का 1 प्लस बीटा अपॉन 100। तो आफ्टर 1 ईयर इतना हो जाएगा, आफ्टर 2 ईयर इसका 1 प्लस बीटा अपॉन 100 हो जाएगा, आफ्टर 3 ईयर्स इन तीनों को फिर 1 प्लस बीटा अपॉन 100 के फैक्टर से लगातार मल्टीप्लाई करते चले गए, तो n ईयर्स बाद इतना हो जाएगा फूड प्रोडक्शन। ठीक है, पहला डेटा ये हो गया। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dp बाई dt पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू α%। कॉन्टीन्यूसली के लिए हमने dp बाई dt यूज़ किया है। α% का मतलब क्या है, अल्फ़ा बाई 100 ऑफ दैट पॉपुलेशन, ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं dp अपॉन p बराबर अल्फ़ा अपॉन 100 dt। अगर इसको इंटीग्रेट किया तो पॉपुलेशन तो p नॉट से मान लिया pn हो जाएगा, dp अपॉन p, और टाइम जो है वो 0 से n ईयर्स हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज ln pn अपॉन p नॉट बराबर अल्फ़ा अपॉन 100 t मतलब टाइम, जो यहाँ पे इसने n के फॉर्म में लिखा है। तो अगर हम लॉग हटा दें तो इट विल बी pn बराबर p नॉट e रेज़ टू पावर अल्फ़ा अपॉन 100n। ये पॉपुलेशन हो गया, ये ठीक है, ये फूड प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि इनिशियली 10% डेफिसिट था, तो इनिशियली फूड प्रोडक्शन कितना था F0 एंड रिक्वायरमेंट वो कितना था P0 इंटू के, मतलब P0 पॉपुलेशन हो गया और एक बंदे को kg चाहिए, तो कितना रिक्वायरमेंट हो गया दिस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर वाज डेफिसिट ऑफ 10%। दिस इम्प्लाइज कि जो रिक्वायरमेंट है P0 इंटू के, उसका 90% अवेलेबल है F0। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज P0 के अपॉन F0 इज 10/9, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ if country is self sufficient after n years, then food production must be greater than or equals to requirement. This implies food production कितना हो रहा है, वो तो Fn हो रहा है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Pn इंटू रिक्वायरमेंट क्या है K, ये होना चाहिए। अब फूड प्रोडक्शन तो हमने कितना बोल दिया था F0 1 प्लस बीटा अपॉन 100 रेज़ टू पावर n, F0 1 प्लस बीटा अपॉन 100 रेज़ टू पावर n, ये हो गया। इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू Pn K टाइम्स, Pn कितना था P0 e रेज़ टू पावर अल्फ़ा अपॉन 100 रेज़ टू पावर n, ये हो गया।
ठीक है। अब देखो के पी नॉट अपॉन एफ नॉट, पी नॉट के अपॉन एफ नॉट कितना है 10/9, तो इसको अगर हम उधर ले जाएं तो ये 10/9 हो जाएगा, और इसको अगर हम इधर ले जाएं तो 1 प्लस बीटा बाई 100 होल रेज टू पावर ई रेज टू पावर एल्फा अपॉन 100 होल रेज टू पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के पी नॉट अपॉन एफ नॉट, दैट इज 10/9। तो यहाँ से अगर हमने ln लिया दोनों तरफ ln, तो वो ऐसे आ जाएगा n ln 1 प्लस बीटा अपॉन 100 अपॉन ई रेज टू पावर एल्फा अपॉन 100 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ln 10/9। तो नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड विल बी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू ln 10/9 अपॉन ln 1 प्लस बीटा बाई 100 माइनस ln ई 1 हो जाएगा, तो इसको एल्फा बाई 100 ऐसे लिख सकते हैं। तो आफ्टर दीज मैनी ईयर्स कंट्री विल बी सेल्फ सफिशिएंट, एंड दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब किसी बच्चे को ऐसा भी लग सकता है कि अगर हम के एफ नॉट को इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, इसको मान लिया इधर ले जाएं, फिर लॉग लें, तो लॉग देखो ले सकते हो, बट बेसिकली क्या होगा कि अगर हमने ln लिखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर इसको इधर ला के अभी तो बेसिकली क्या है, हमने देखो ln लिया, ठीक है, 10/9 1 से बड़ा है, तो ln 10/9 पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, और ये भी इसका भी ln पॉजिटिव होगा, तभी तो ये इससे बड़ा हो पाएगा, ठीक है। तो ln से हमने सीधा डिवाइड कर दिया क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अगर हम उल्टा कर दें ना कि के पी नॉट को इधर ले जाओ और 1 प्लस बीटा वाले को इधर ले जाओ, फिर ln लो, फिर डिवाइड करो, तो तुम्हें कुछ ऐसा फील आएगा कि नेगेटिव हो गया, बट ऐसा होगा नहीं। मतलब तुम्हें कुछ ऐसा फील आएगा कि n लेस देन और इक्वल्स टू कुछ आ रहा है। वो लेस देन और इक्वल्स टू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उस वाले केस में हम जिस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे वो बेसिकली इसका उल्टा रेसिप्रोकल होगा, तो वो नेगेटिव क्वांटिटी होगा। नेगेटिव क्वांटिटी होगा तो n का साइन पलट जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो वापस n ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा। मतलब मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ये वाला टर्म उधर की साइड आ गया और इधर 9/10 आ गया, फिर हमने ln लिया तो लेस देन और इक्वल साइड पे आ जाएगा n into ln ऑफ समथिंग, ठीक है। फिर हमने डिवाइड कर दिया, अगर हमने आंख बंद करके डिवाइड कर दिया तो मेरे को ऐसा फील आएगा कि आंसर में कुछ ऐसे आ रहा है n लेस देन और इक्वल्स टू, तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम जिस चीज़ से डिवाइड करेंगे वो नेगेटिव होगा। तुम तो खुद सोचो, अगर इनिशियली डेफिसिट है तो आगे जाके n ऐसे बोलेंगे ना कि 5 साल बाद सफिशिएंट हो जाएगा, हम ये थोड़ा बोलेंगे 5 साल पहले सफिशिएंट हो जाएगा, मतलब विद इन 5 ईयर वो सफिशिएंट रहेगा। सफिशिएंट मतलब सेल्फ सफिशिएंट रहेगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। अगर अभी डेफिसिट है एंड अगर फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हायर रेट से हो रहा है तो कुछ सालों के बाद होगा, तो मतलब n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू नहीं आ सकता। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें दिमाग में रखना है।